नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर सूक्ष्म जीव, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो सो पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्न उत्तर का भी लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को भी देख ले, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को आप देख लेंगे तो चलिए देखते हैं कि यह अध्याय जो समय कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है। ठीक है, तो पहले हेडिंग को देखिए और समझिए। देखिए, कहता है सूक्ष्म जीव। देखिए, सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसे हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो सूक्ष्म जीव, जिसे जो सो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब नंगी आँखों से, उसे जो सो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और वही सूक्ष्म जीव जो सो हमारे शरीर में जो सो अनेक प्रकार की बीमारी को फैलाते हैं, हमारे शरीर में, पौधों में, और जो सो और जीव जंतु जो उसके शरीर में भी जो सो यही सूक्ष्म जीव जो सो फैलाते हैं। और सूक्ष्म जीव को अनेक भागों में बांटा गया, अभी आपको मैं बताते जाऊँगा, आप जो सो ध्यान से देखते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है आपने अपने आसपास अनेक अनेक जीव जंतु को देखा होगा। कहा जाता है कि आप जो सो अपने आसपास अनेक जीव जंतु को देखा होगा। सही बात है, हम भी और आप भी जो सो बहुत सारे जीव जंतु को देखे होंगे। देखिए आगे फिर कहते हैं, क्या कुछ ऐसा जीव के बारे में सुना है जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। एक गीले ब्रेड को 2 दिन तक छोड़ देने पर क्या होता है, इसके ऊपर रुई की तरह रोमेदार रचनाएं उग आती है, और इस रचना का आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए इन्हें राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। देखिए, कहने का अर्थ ये बनता है यहाँ तक कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वह जो सो किस तरह पनपते हैं, वह जो सो पूरा छोटे होते हैं, क्योंकि उसे आंखों से हम नहीं देख सकते, इतना छोटे होते हैं। और आप अनेक प्रकार के जीव देखते होंगे, उसमें भी जो सो अगर किसी प्रकार का बीमारी होता है तो वह सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। और आप 3-4 दिन एक ब्रेड को छोड़ देते हैं, गिले ब्रेड को, तो क्या होता है, उसमें जो सो सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, और उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, राइजोपस। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। हेडलाइन में आपको कर देता हूँ कि सूक्ष्म जीव में जो सो कौन सा वायरस पाया जाता है, या सूक्ष्म जीव ब्रेड में कौन सा सूक्ष्म जीव या जो सो वायरस पाया जाता है, उसका नाम क्या है, राइजोपस। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव जो सो ब्रेड में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है या कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उसका नाम है राइजोपस। ठीक है, आप 1 नंबर के प्रश्न में इसको आंसर टिक मार देंगे। आप देख सकते हैं, आप भी कभी जो सो इस ब्रेड को देखे होंगे कभी, कि आप छोड़ देते हैं 2-4 दिन तक, तब ब्रेड जो सो किस तरह हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ब्रेड जो सो किस तरह हो गया। देखिए, इसे जब सूक्ष्मदर्शी से या लेंस से देखा जाता है ब्रेड को, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार जो सो यह दिख रहा है। देखिए किस प्रकार जो सो थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। फिर आगे कहा जाता है, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। और आगे कहा जाता है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इतना छोटे होते हैं, उसे जो उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, उसे अपने नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। और कुछ जबकि कुछ सूक्ष्म जीव आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उसकी सहायता से भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव को हम अपने आँखों से, नंगे आँखों से देख नहीं सकते, उसे बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है, उसे उसी से देख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है, जैसे ब्रेड पर उगने वाला कवक, जो ब्रेड पर उगता है वह क्या है, कवक है। ठीक है, वह कवक प्रजाति का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वह कवक प्रजाति का है और उसका नाम क्या है, राइजोपस। ठीक है, सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया, और सूक्ष्म जीव जो है सो उसको 4 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना आपको कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों। नाम आप ध्यान रखिएगा, पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। कौन कौन, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 भागों में जो सो सूक्ष्म जीव को बांटा गया है। अब देखिए, नीचे नीचे कुछ सूक्ष्म जीव के चित्र दिखाए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। देखिए, ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें दिखाया गया है। आप जो सो इसके चित्र को ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये शैवाल प्रजाति के हैं। शैवाल प्रजाति में कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, 2 सूक्ष्म जीव, एक है कैलोमाइडोमोनास और एक है अस्पायरोगेरस। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये शैवाल प्रजाति के सूक्ष्म जीव है, ये किस प्रकार के हैं। अब दूसरा प्रजाति है
प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ के अंदर जो है सो क्या आ जाता है, अमीबा भी जो सो एक सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ के अंदर आ जाता है। और दूसरा है पैरामीशियम। आप ये दोनों का फिगर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको जो सो छापने को भी कहा जा सकता है, या इस तरह जो चित्र देख के आपको नाम भी नामांकित करने को कहा जा सकता है कि यह किसका जो है सो कौन सा बैक्टीरिया का या कौन सा सूक्ष्म जीव का यह जो है सो चित्र है। तो आपको ध्यान से देखे रहेंगे तो आप जो सो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, परीक्षा में। अब आगे देखिए, आपको दो बताएं, अभी कौन कौन बताएं आपको ध्यान रखिएगा। पहला शैवाल और दूसरा प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्म जीव के 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक देखिए 4 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ देखिएगा, पहला जीवाणु, दूसरा कवक और तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो अभी हम आपको 2 दिखाएं। कौन कौन दिखाएं? एक दिखाएं शैवाल, ठीक है, शैवाल, और दूसरा दिखाएं हम आपको प्रोटोजोआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा है जीवाणु। देखिए जीवाणु भी 2 भागों में बांटा गया है। जीवाणु को भी 2 भागों में, पहला अस्टाइलो जीवाणु और दूसरा छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जीवाणु किस प्रकार होता है और ये छड़नुमा जीवाणु। ये सब जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया है, यही सब इसका फिगर है जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा गया है, उसी का जो फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब फिर अगला देखिए, अगला कौन सा है? अगला है राइजोपस, जो ब्रेड में पाया जाता है। और ये किसके अंदर आता है? ये कवक के अंदर आता है। तो आप कौन कौन आपको ध्यान रखना है, एक पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और जो सो और 4 प्रकार के अभी आपको हमने ऊपर बताया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो सो कवक प्रजाति का होता है। जो ब्रेड में जो राइजोपस नामक जो सो जीवाणु जो उत्पन्न हो जाता है, ये कवक प्रजाति का होता है। और दूसरा है पेनिसिलियन। दूसरा क्या है? पेनिसिलियन। ये कवक की प्रजाति है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आप ये फिगर को बहुत ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार किसका फिगर है, क्योंकि फिगर जो सो आपको देख के पूछा जा सकता है। और ये जो सो विषाणु है, और विषाणु सबसे खतरनाक होता है। और ये इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये जीवाणु से भी बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए इसके बारे में सोचिए। देखिए कहा जा रहा है, सोचिए सॉरी, रोचक जानकारी। आपने चित्र 6.3 में आपने अभी जो आपने देखा विषाणु के चित्र देखा, ये भी सूक्ष्म जीव है। और जो विषाणु जो लास्ट में जो आपको मैं दिखाया, देखिए ये विषाणु है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको ध्यान से यहाँ मैं बताऊंगा और आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या विषाणु, ठीक है। तो जो विषाणु से भी सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये जो विषाणु जो होता है वह सूक्ष्म जीव से भी जो सो पूरा तरह से, जीवाणु से भी जो सूक्ष्म जीव होता है, जो विषाणु होता है, ठीक है, वह सूक्ष्म जीव से भी जीवाणु से भी पूरा सूक्ष्म जीव, यानी कि उसे जो सो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, अधिक क्षमता वाले लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। किसको? विषाणु को। और स्वतंत्र रूप में निर्जीव हैं, परंतु सजीव के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। और जो विषाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं। अगर उसे जो है सो वह अपने आप में है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अपने आप में, तो वह क्या है? एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उसी प्रकार जो विषाणु है, अगर वह स्वतंत्र है तो वह जो सो मृत होता है, यानी कि वह मरा होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में, किसी जीव के शरीर में वह प्रवेश हो जाता है, तो वहाँ जो वह सजीव की तरह कार्य करने लगता है, उसमें बीमारी फैला देता है, अनेक प्रकार का रोग फैला देता है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहता है जीवाणु का समान व्यास 1 मिलीमीटर से लगभग 1000 भाग के बराबर होता है। कहा जा रहा है कि 1 मिलीमीटर जो होता है उससे भी हजारवें भाग जो सो या छोटा होता है। कौन? विषाणु। इतना छोटा होता है, आप सोच सकते हैं कि इसे जो सो देखना नामुमकिन के बराबर होता है आँख से, नंगी आँखों से। फिर आगे कहता है, क्या आप बता सकते हैं सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? और आगे कहता है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? देखिए आप समझिए यहाँ से, सूक्ष्मजीव सभी जगह होते हैं। सूक्ष्मजीव जो है ना, सभी जगह, आपके घर में, वायु में, आपके पास, हर जगह आपके साथ, हर जगह होता है। समझ ले। फिर आगे कहा जाता है, वायु में, पानी में, सभी सतहों पर तथा सभी जीवित वस्तु पर, और जितने भी जीवित वस्तु है उस पर भी जो सो यह सूक्ष्मजीव पाया जाता है। या बर्फीली शीत उष्मा स्थान पर भी हर प्रकार परिस्थिति में रह सकता है। सूक्ष्मजीव जो है किसी भी जो सो कंडीशन में वह रह सकता है, किसी भी मौसम में रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में वह सर्वाइव कर सकता है। फिर आगे कहा जाता है, सूक्ष्मजीव मरुस्थल, जल एवं मनुष्य सहित सभी सजीवों के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। और सूक्ष्मजीव सो मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मरुस्थल में, जहाँ जो सो पानी नहीं होता है, सिर्फ बालू उस जगह पर भी है जो सो पाया जाता है। शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीव अकेले अकेले रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो सो अकेले रह सकते हैं। जैसे अकेले कौन सूक्ष्म जीव है, जैसे कि अमीबा। देखिए जैसे अमीबा अमीबा कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। देखिए अमीबा जो सो अकेले सूक्ष्म जीव रहता है। तो आपको 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि अमीबा जो सो ऐसा सूक्ष्म जीव जो है वह अकेले सर्वाइव कर सकता है, अकेले रह सकता है। और लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे कि जो ब्रेड में पाया जाता है, जो उसका नाम क्या है, राइजोपस, वह जो सो समूह में होता है वह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आगे कहा जाता है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम अपने आप में अंतर देखते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव का कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जो मनुष्य होता है उसके जीवन पर जो है सो सूक्ष्म जीव का कई तरह के प्रभाव पड़ता है। आम लोग का विश्वास है कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। देखिए सभी लोग क्या सोचते हैं कि सूक्ष्म जीव जो सो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे समझिए, इनमें कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक। देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं, देखिए पृथ्वी पर व्यक्ति भी है तो 2 तरह के, एक अच्छे व्यक्ति एक खराब व्यक्ति। उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव भी है, तो वह जो सो एक अच्छे सूक्ष्म जीव और एक खराब सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए कौन अच्छे है और कौन खराब सूक्ष्म जीव है, ये आपको देखना है। देखिए सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। पहले सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हमारे मित्र, ये समझिए। दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, देखिए समझिए, दही, ब्रेड, जलेबी, अल्कोहल, ये सब जो सो बनाने में जो सो अगर हम बनाते हैं, अगर सूक्ष्म जीव उसमें जो सो नहीं पनपा, तब जो सो वह जो सो अच्छी तरह से नहीं बनता है। सूक्ष्म जीव पनपता है तो ही जो सो वह अच्छा बन पाता है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी जो सो सूक्ष्म जीव का जो सो बहुत ही अहम भूमिका है। लेकिन पर्यावरण को दूषित करने में भी इसका जो सो बहुत अहम भूमिका है, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी जो सो इसका अहम भूमिका है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मृदा का उर्वरक शक्ति होता है, वृद्धि करता है। कुछ जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। और कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जिनका उपयोग जो सो दवा बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए किया जाता है, और वह जो सो हमारे लिए जो सो लाभकारी सिद्ध होता है। फिर आगे कहा जाता है दही एवं ब्रेड में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, कि जो दही और ब्रेड होता है उसमें जो सो सूक्ष्म जीव हमारे जो सो सहायता हमें किस प्रकार करते हैं, ये समझना है। देखिए आपने अपने घर में माँ दादी को दही जमाते हुए देखा आपने ध्यान दिया होगा कि गुनगुने हल्की गर्म दूध में थोड़ा सा दही, थोड़ी जमाना मिलाते हैं। जो हल्का सा गर्म जो दही होता है, हल्का सा जो गर्म दूध होता है, गुनगुना गर्म, उसमें जो सो दही मिलाया जाता है। और फिर आगे देखिए, दही में उपस्थित एक विषाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आप ध्यान रखिएगा कि दही में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, लैक्टोबैसिलस। और जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है, और वही जीवाणु जो है सो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। और यह जीवाणु दूध में जनन कर अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा देता है। और यह जीवाणु जो दही में होता है, वह जो सो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वह दूध में जो होता है वह क्या करता है, दही में जो होता है वह दही से दूध में चला जाता है, और वह जो सो अपनी संख्या कई गुना जो सो बढ़ा देता है, और उसके कारण से दही बन जाता है, जिससे दूध दही में परिवर्तन हो जाता है, और दूध जो सो दही में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। फिर आगे जलेबी, इडली, भटूरा बनाने आदि में भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है। और जलेबी, छोले भटूरा, ये सभी बनाने में भी जो सो किसका उपयोग होता है, सूक्ष्म जीव का। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो सो हमारे लिए हानिकारक भी है और हमारे लिए लाभकारी हैं। तो लाभकारी आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ है। जैसे कि अगर बिना आप दही जमाते हैं, तो अगर वहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पनपेगा तो वह जो सो दही बन ही नहीं सकता है। तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो सो सूक्ष्म जीव पनपता है, इसी कारण से जो सो दही बन पाता है, अन्यथा दही नहीं बन पाएगा। अब जो सो हम एक क्रियाकलाप देखते हैं और समझाते हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि सूक्ष्म जीव का उपयोग आइए ब्रेड बनाने में करते हैं, कि सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है सो ब्रेड बनाने में किस प्रकार होता है, ये समझिए आप। देखिए कहा जाता है, एक क्रियाकलाप पहला है, कटोरे में तीन चौथाई
मैदा लीजिए, 3 से 4 किलो मैदा हल्के गर्म पानी में थोड़ा अस्टिट और थोड़ा सा चीनी डाल लीजिए। इस घोल को 4 से 15 मिनट तक ढक दीजिए और इससे जो है सो 10 से 15 मिनट तक इसे ढक कर रख दीजिए। क्या क्या डालना है, 3/4 जो है सो मैदा और थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा चीनी डालना है और फिर जो सो 10-15 मिनट तक जो सो ढक कर रख देना है। और इस पेस्ट में मैदा को गूँथें। अब मैदा को ढक कर और थोड़ी देर छोड़ दें। मैदा को जो सो ढक कर थोड़ी देर छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि मैदा का आयतन बढ़ जाता है और कुछ समय बाद जब आप 10-15 मिनट छोड़ देंगे तब देखेंगे कि मैदा का आयतन जो सो बढ़ जाता है। देखिए कैसे बढ़ता है। वास्तव में गूँथे मैदा में स्टिक तेज़ी से जमता है और यह तेज़ी से जमने लगता है। इसके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। इस गैस के कारण मैदे का आयतन बढ़ जाता है और इस गैस के कारण जो है सो मैदा जो होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। और जब इसे भटूरे में बेक करते हैं तो इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ब्रेड छिद्र हो जाता है और उससे जो सो ब्रेड बन जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि यहाँ भी जो सो सूक्ष्मजीव अपने आप में जो सो एक अहम भूमिका बनाता है ब्रेड बनाने में। अगर सूक्ष्मजीव उसमें नहीं पनपेगा तो ब्रेड जो सो ना की मात्रा में नहीं बनेगा, यही आप समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं सूक्ष्मजीव का वाणिज्य उपयोग। देखिए सूक्ष्मजीव का जो सो वाणिज्य उपयोग भी आजकल किया जा रहा है। वाणिज्य उपयोग का अर्थ समझिए कि सूक्ष्मजीव को बेचा जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। देखिए कैसे, आप समझिएगा मेरी बातों को। देखिए सूक्ष्मजीव का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसीटोन, एसिटिक अम्ल और के उत्पादन में किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा एस्टिल द्वारा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। देखिए आजकल अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में जो है सो किसका उपयोग किया जा रहा है, सूक्ष्मजीव का ही उपयोग किया जा रहा है। और सूक्ष्मजीव को जो सो और किस प्रकार जो सो सूक्ष्मजीव को जो सो बेचकर पैसा कमाया जा रहा है। जैसे अल्कोहल को बेचा जा रहा है तो अल्कोहल में भी जो सो सूक्ष्मजीव पनपता है, जिसके कारण से अल्कोहल बनता है। और इसी कारण से जो है सो यहाँ लिखा है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग जो सो वाणिज्य में भी उपयोग हो रहा है। और इस प्रकार से जो सो सूक्ष्मजीव जो सो चावल, गेहूँ, फसल में रसों में मौजूद जो सो शर्करा स्टील का अल्कोहल बना जाता है। चावल में भी होता है, गेहूँ में भी होता है और यही सब से जो सो क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। अब देखिए अल्कोहल या शराब का निर्माण किस प्रकार अल्कोहल बनाया जाता है। देखिए 500 ml का बीकर लें जिसमें 3/4 भाग जल भर लें। 500 ml का बीकर लेना, इसमें 3/4 भाग जल ले लें। इसमें थोड़ा सा चीनी घोलिए और अल्कोहल में जो सो थोड़ा सा हमें चीनी घोलना है, पानी में हमें चीनी घोलना है। और इसमें एक हाफ चम्मच स्टिक पाउडर लेना है, डालिए। उसके बाद इसमें 3-4 घंटे के लिए ऊष्मा स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन का सूंघ कर देखिए, आप सूंघ कर देखेंगे तो यह जो सो अल्कोहल पूरा तरह से बन जाता है और इस प्रकार यह जो सो अल्कोहल का निर्माण भी किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। देखिए घोल में यह गंध अल्कोहल का है जो चीनी और अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। जो चीनी क्या होता है, चीनी जो है सो अल्कोहल में परिवर्तन हो गया। देखिए चीनी होता है जो अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है चीनी, और जो चीनी इस प्रकार से अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन कर देते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जैसे कि कोई पदार्थ होता है वह किसी और में जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे भी तो एक नाम दिया गया है। इसी प्रकार जब चीनी अल्कोहल में बदल जाता है उसे जब बदल जाता है, पूरा तरह से प्रक्रिया हो जाता है, तो उसे हम किण्वन नाम यहाँ दे दिया गया है। ठीक है। और किण्वन का खोज यानी कि इस प्रक्रिया का खोज, आप यही समझिएगा, इस प्रक्रिया का खोज जो है सो सर्वप्रथम जो है सो लुई पाश्चर ने किया था। और कब किया था, 1857 में किया था। आपको 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि किण्वन का खोज जो है सो सर्वप्रथम किसने किया था, तो किण्वन का खोज जो है सो लुई पाश्चर जी ने 1857 में किया था। और यह जो सो किण्वन जो है सो चीनी से शराब बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप समझिएगा। अब उसके बाद औषधि निर्माण में सूक्ष्मजीव का उपयोग, और औषधि निर्माण में भी जो सो अब सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि किसी प्रकार का दवा बनाया जा रहा है, वहाँ भी जो सो सूक्ष्मजीव का उपयोग हो रहा है। कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। या प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। जिस प्रकार हमें जो सो डॉक्टर सब
जो देते हैं प्रतिजैविक की गोली या टैबलेट देते हैं, वह क्या होता है, वह सूक्ष्म जीव होता है। और उस सूक्ष्म जीव को जो सो हम अपने अंदर लेते हैं, और वह सूक्ष्म जीव हमें जो सो अपने शरीर में जो सो एक एनर्जी फील करा देता है और लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए आजकल जीवाणु और कवक के बड़े पैमाने पर पंजीकरण का निर्माण हो रहा है। और आजकल जो सो यही सब जो सो दवा बनाया जा रहा है, किससे, जीवाणु से। ये सब जो सो बहुत अधिक जो सो निर्माण किया जा रहा है, और हमें कुछ सावधानी भी जो सो बरतना चाहिए। क्या सावधानी? देखिए, सावधानी हमेशा रखना है, क्योंकि सावधानी रखेंगे तो ही जो सो आप सुरक्षित रह सकते हैं और जो सो निरोग रह सकते हैं। हमें डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक गोली लेना चाहिए। हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। किसका? जो दवा आप लेते हैं उसका कोर्स पूरा करना चाहिए, और डॉक्टर से जो सो इसका उपयोग हमें करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपने नहीं लेना चाहिए। अन्यथा अगली बार एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा, और प्रतिजैविक का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगिक जीवाणु को भी नष्ट कर देगा, और हमारे शरीर में जो अच्छे प्रकार के जीवाणु हैं जो हमारे शरीर को रक्षा कर रहे हैं, उससे भी जो सो यह प्रतिजैविक नष्ट कर देगा, अगर आप जो सो सलाह लेके नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो कभी भी अगर आप किसी प्रकार का जो सो रोग से पीड़ित हैं, तब जो सो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही जो सो किसी प्रकार का दवा खाएं, अन्यथा ऐसे नहीं खाएं। फिर आगे कहा जाता है कि 1928 में एडवर्ड एडजर्नल फ्लेमिंग ने एक ऐसे जीवाणु का खोज की जो ब्रेड को ख़त्म कर देता है, जो ब्रेड मोल्ड को ख़त्म कर देता है, और उन्होंने उसका नाम जो है सो पेनिसिलिन दिया। यह विश्व का पहला प्रतिजैविक है। इसके कार्यों के लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और यही व्यक्ति है जो खोज किए। कहने का अर्थ ये होता है कि इन्होंने जो सो एक ऐसा एंटीबायोटिक का खोज कर दिया जिनका नाम है एल्बर्ट फ्लेमिंग। इन्होंने जो सो ऐसा एंटीबायोटिक का निर्माण कर दिया जो ब्रेड में जो क्या होते हैं, जो जीवाणु उत्पन्न हो जाता है उसे यह नष्ट कर देने वाला जो सो एंटीबायोटिक इन्होंने खोज डाला। और इसके कारण से जो सो इन्हें जो सो 1945 ईस्वी में जो सो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, इनके काम के कारण से, अच्छे कामों के कारण से। ठीक है, क्योंकि यह विश्व के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो सो पहले एंटीबायोटिक का खोज किया था, सबसे पहले। फिर आगे देखते हैं क्या होता है टीकाकरण। आप टीकाकरण के बारे में जानते हैं कि टीकाकरण जो सो होता आखिर क्या है। आप भी जो सो टीकाकरण कई बार लिए होंगे, करवाए होंगे। आप छोटे बच्चों के टीकाकरण के बारे में सुना है। आप भी कई बार टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाया होगा, किंतु शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसे आखिर टीका क्यों लगाया जाता है। हम भी अगर टीका लगाए थे या आप भी लगाए तो क्यों लगाएं, ऐसा हमें देखिए आज आप जान जाएंगे कि क्यों हमने टीका लगाया था, टीकाकरण क्यों करवाया था। देखिए, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हम हमेशा ऐसा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। देखिए, ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोग से लड़ने हेतु प्रतिरक्षित उत्पन्न कर देते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण होता है कि यह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उन्हें लड़ें। कहने का अर्थ ये बनता है कि जिस प्रकार हमें टीकाकरण जो किया जाता है उसमें जो है सो हमें एक प्रकार का जो है सो मृत सूक्ष्म जीव, हमारे शरीर में मृत सूक्ष्म जीव जो सो डाल दिया जाता है, और वह सूक्ष्म जो सो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही उसमें जो सो प्राण आ जाता है। क्योंकि पहले जो सो वह मृत रहता है, लेकिन हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसमें जान आ जाता है, और वह हमारे शरीर के जो सो बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कारण से जो है सो हमें सूक्ष्म जीव जो सो हमारे शरीर में डाला जाता है, जिसे हम टीकाकरण नाम कहते हैं। वह सभी बीमारियों के लिए अलग अलग टीकाकरण होता है, अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे पीलिया जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, जैसे टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि अनेक प्रकार की बीमारी रोकथाम के लिए जो सो ये सब बीमारी अगर ज़्यादा फैले नहीं, इसी कारण से जो सो इनके टीका जो सो अब आ गया, जिसके कारण से ये टीका जो सो लगाया जाता है। और जो बच्चों को पोलियो भी जो पिलाया जाता है वह भी एक टीका है, क्योंकि पोलियो जो सो बहुत खराब बीमारी है, वह जो सो हो जाने पर व्यक्ति जो सो अपाहिज हो जाता है, तो उसके लिए भी जो सो टीकाकरण किया जाता है। अब आगे देखिए, आजकल जानवर को भी रोग से बचाने के लिए अनेक प्रकार के टीका का उपयोग किया जाता है, कि जानवर जो है वह भी जो सो उन लोगों को भी जो सो आजकल जो सो बहुत
जो सो बीमारी फैल रहा है, जिसके कारण से उन्हें भी बचाने के लिए जो सो एक टीका का उपयोग किया गया है, जिसे जो सो उन्हें देकर जो सो सुरक्षित रखा जाता है या किया जाता है। जैसे कुछ कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग बायोफिल्ट्रेट जैविक खाद एवं बायोफिल्ट्रेट जैव कीटनाशक बनाने में किया जाता है। कुछ ऐसे खाद होते हैं या कुछ ऐसे जीवाणु है व विषाणु है जिनका उपयोग जो है सो खाद बनाने के लिए भी किया जाता है, यही कहा जा रहा है। फिर आगे पर्यावरण संरक्षक और सूक्ष्मजीव, पर्यावरण को संरक्षक रखें और सूक्ष्मजीव को भी संरक्षक रखें। जैविक खाद निर्माण, देखिए जैविक खाद का निर्माण कैसे किया जाता है। जैविक खाद का निर्माण आप घर में भी कर सकते हैं। देखिए, लेकिन पहले आप समझिए, आपने अपने जैविक खाद के बारे में सुना होगा, क्या आपको पता है या कैसे बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है ये आप समझते जाइए, क्रियाकलाप करते हैं। देखिए 2 गमले लेकर प्रत्येक गमले को मिट्टी से आधे भर दीजिए। दोनों गमलों लीजिए और दोनों को आधे मिट्टी से भर दीजिए। एक में जो सो ए नाम कर दें और दूसरा गमले में बी। एक गमले में पौधा का कचरा भर लें, जो पौधे के कचरा होता है, जैसे कि उसका पत्ता होता है, फूल जो गिरता है उसे भर दें। और दूसरे में जो सो बी वाले में प्लास्टिक या कांच की खाली बोतल या कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है उसे भर दें। अब देखिए अवलोकन, जब निष्कर्ष निकलता है तब देखिए 3-4 सप्ताह के बाद परीक्षण कीजिए। अवलोकन करने पर आपने क्या अंतर पाया। आपने देखा कि गमला ए में रखे जैविक कचरा अपशिष्ट हो गया है और जो बी में है वह जो सो पूरा तरह से नहीं होता है। वास्तव में क्या हुआ, सूक्ष्मजीव, और वास्तव में क्या हुआ जो ए में हुआ वह क्या हुआ, सूक्ष्मजीव जो सो वे सब कचरे को अपशिष्ट अवघटित कर उन्हें खाद में बदल देते हैं और इस खाद को पौधा द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है और पौधा जो सो फिर उसे पुनः उपयोग कर लेते हैं। किंतु गमला बी में कचरे को सूक्ष्मजीव एवं खाद में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और वास्तव में सूक्ष्मजीव मरे हुए जीव और पादप अपशिष्टों को अवघटित कर उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण फिर से जो सो स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे का कचरा वह अपशिष्ट पदार्थ होता है और उसे जो सो सूक्ष्मजीव फिर से जो सो उसी प्रकार परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण से हमारा पर्यावरण फिर से जो सो सुरक्षित हो जाता है और वह स्वच्छ भी हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा, जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है उसका निपटारा। ये सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थ जैसे पेट्रोलियम आदि को अवघटित करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट के निपटारे में भी सूक्ष्मजीव अहम भूमिका निभाते हैं। जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें भी जो सो यह अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जैव तकनीक एवं सूक्ष्मजीव, जो जैव तकनीक है उसके द्वारा भी और जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसके द्वारा भी कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल एवं बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि का उत्पादन किया जा रहा है और यह जो सो सब सूक्ष्मजीव के द्वारा ही किया जा रहा है। जैव सूक्ष्मजीव और जैव तकनीकी के द्वारा क्या बायोगैस, बायो डीजल, बायो अल्कोहल, ये सब जो सब सूक्ष्मजीव के द्वारा ही हो रहा है। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा है। और नाइट्रोजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन आप सुन रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है। और पूरा वायुमंडल में ऑक्सीजन से भी यह ज़्यादा है। कितना है, 78% है, 78% है। और यह पूरा वायुमंडल में जो 78% है। नाइट्रोजन या जो गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। यह सभी सजीव के लिए बहुत अति आवश्यक है। नाइट्रोजन जो जितने भी पृथ्वी पर सजीव प्राणी हैं उसके लिए अति आवश्यक है। यह प्रोटोजोआ, न्यूक्लियर आम पर प्रवर्तित एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर सीधे नहीं करते हैं। जो पौधे होते हैं और जंतु भी हैं, हम भी हैं और आप भी हैं और अनेक प्रकार के पृथ्वी पर जो सो लोग हैं और जीव जंतु है और पेड़ पौधे भी जो है वह जो नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। देखिए वह कैसे करते हैं, समझिएगा। वह पौधे नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के रूप में करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह जो है सो अमोनिया के रूप में करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। किंतु मृदा में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तो फिर आखिर ये पौधे इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा समझे। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या कहा जाता है,
दलहन दलहन जाति के पौधा है। या कौन जाति का पौधा है? दलहन जाति के पौधा है। चना या मटर के पौधे को जड़ सहित मिट्टी से उखाड़िए। इसका इसका जड़ में मिट्टी साफ कर दीजिए। जड़ों का अवलोकन कीजिए। क्या आपको इसकी जड़ में फूली हुई रचना दिखाई देगी। इन्हें पौधों को लेग्यूम पौधा कहते हैं। देखिए, जो पौधा का जो जड़ फूला हुआ आपको दिखाई देगा, अगर उसे कबारने के बाद, तो उस पौधा का नाम क्या होता है? लेग्यूम पौधा होता है। ये आप 1 नंबर के प्रश्न में ध्यान रखिएगा। देखिए, लेग्यूम आप आगे कहता है, लेग्यूम पौधा की जड़ में ग्रंथि होती है और इन ग्रंथियों को राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसमें जो सो एक प्रकार का जीवाणु उपस्थित होता है जिसे राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं और यह जीवाणु जो होता है, जो पौधे को जो सो जड़ में होता है या नाइट्रोजन गैस को जो सो नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है, जो मिट्टी में घुल जाता है। और जो सो मिट्टी में यह घुल जाता है, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और यही प्रक्रिया जो सो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है, जो मिट्टी में घुल जाता है और पेड़ पौधे के द्वारा वह जो सो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। कभी कभी तड़िक द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। आप देखेंगे कभी कभी जो सो बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो उसमें गरजता है और मलकता भी है, तो बिजली जब चमकती है उस समय भी जो सो क्या होता है? पेड़ पौधे जो सो अपना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। फिर आगे, क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर है? आगे कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जो सो नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर है या कैसे बढ़ती या कैसे घटती है, अभी समझेंगे। आइए पता करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, कि वायुमंडल में जो सो नाइट्रोजन आखिर आता कहाँ से है। तो देखिए, सोचिए, सूक्ष्मजीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, कि सूक्ष्मजीव जो है हमारे कितने अच्छे मित्र हैं। सूक्ष्मजीव हमारे अगर मित्र भी हैं तो वह शत्रु भी हैं। सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों से अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। कुछ अन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े, सामान को खतरा कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव तो मनुष्य तथा अन्य रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं? मनुष्य को भी जो सो अपने वायरस से जो सो पीड़ित कर देते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीव आखिर हमारा मित्र भी हैं तो वह शत्रु भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इन सूक्ष्मजीव के बारे में जानने का प्रयास करें कि ये सूक्ष्मजीव कौन सा सूक्ष्मजीव है और जो हमेशा हमारे शत्रु हैं, और कौन हमारे मित्र हैं। मित्र के बारे में आपको बता दें, लेकिन शत्रु के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सा जीवाणु जो शत्रु है। देखिए, सूक्ष्मजीव रोगों के कारण कुछ रोग कारण सूक्ष्मजीव वायु, पेयजल, भोजन, ये सब जिससे जो सूक्ष्मजीव हमारे में प्रवेश करते हैं और बीमार कर देते हैं। और जो प्रवेश कर लेते हैं, जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वह हमें क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। आखिर हमारे में अगर प्रवेश कर लेते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क में भी स्वच्छ जीवों इन रोगों से कारण पीड़ित हो जाता है। कहने का अर्थ ये समझिए कि जैसे कि आपको, अगर आप स्वच्छ व्यक्ति हैं और आप जो सो किसी पीड़ित व्यक्ति के पास जो सामने जाते हैं या उससे जो सो थोड़ा सा हेल मेल में रहते हैं, तो जो सो आपको भी वह संक्रमित कर देता, क्योंकि वो उसका वायरस जो सो बहुत ही एक्टिव होता है। वह वायरस जो सो वायु में आके जो सो आप सांस लेंगे, उसके द्वारा आपके नाकों में चला जाता है और वो आपको भी तुरंत ही जो सो इफेक्ट पहुंचा देता है। फिर आगे, संक्रमित रोग। सूक्ष्मजीव द्वारा हमें एक संक्रमित व्यक्ति से फैलने वाले इन रोगों को संक्रमित रोग कहते हैं। देखिए, संक्रमित रोग क्या है? तो सूक्ष्मजीव के द्वारा जो हमारे पास एक रोग है और हमें सूक्ष्मजीव से हुआ, अगर आपको भी वह रोग जो सो हो जाता है, कहने का अर्थ समझिएगा, तो जो सो वह संक्रमित रोग का है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो सो वह रोग फैलना, वह क्या कहलाएगा? जो सो वह संक्रमित रोग कहलाता है। फिर आगे, संक्रमित व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति में वायु, भोजन, शारीरिक संबंध, यही सबसे जो सो वह जो सो क्या जाता है? वह विषाणु उसके शरीर में भी, स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है और स्वच्छ व्यक्ति भी जो सो इस प्रकार से वह बीमार हो जाता है। और ये सब ज़्यादा कौन बीमारी हो सकता है? जैसे टीबी अगर किसी व्यक्ति को है तो आप उसके नज़दीक नहीं रहिए, क्योंकि वह बीमारी जो सो बहुत उससे वायरस निकलता है और वह जो सो बहुत ही संक्रमित बीमारी होता है, वह एक दूसरे से तुरंत ही फैल जाता है। फिर सर्दी, जुकाम, हैजा, ये सब बीमारी, चिकन पॉक्स, ये सब बीमारी बहुत जल्दी एक दूसरे से फैलता है, जिस प्रकार कोरोना फैलता था। फिर आगे कहा जाता है, सबसे तेज़ी से
फैलने वाला सामान्य रोग सर्दी जुकाम है। इससे पीड़ित व्यक्ति छींकते समय जो सो अपनी मुंह के सामने जो सो रुमाल उसे रखना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स की तरह जो सो विषाणु निकलते हैं और वायु में फैल जाते हैं, और वह वायु जो सो एक स्वस्थ व्यक्ति लेता है, स्वस्थ व्यक्ति, तो वह भी जो सो वही विषाणु उसके नाक के जरिए चला जाता है, और वह भी जो सो क्या हो जाता है, इफेक्ट उससे भी पड़ जाता है, वह भी संक्रमित हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हमारे देश में हर वर्ष टीबी के जो सो 10 लाख से भी जो सो अधिक मरीज या अधिक मामले जो सो आते हैं बीमारी के मामले में, जो टीबी बीमारी 10 लाख से भी अधिक, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं कुछ रोग जीवाणु, कीट एवं जंतु में भी फैलते हैं, कि कुछ रोग जो है सो जीवाणु के जरिए भी, या जो सो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सो कुछ जीव, कीट एवं जंतु के द्वारा भी फैल जाते हैं। जैसे कुछ रोग जीव कीट एवं जंतु द्वारा फैलाए जाते हैं, एवं जंतु या कीटों को रोग वाहक कहते हैं। इसे रोग का वाहक कहते हैं। ये रोग को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे या एक स्वच्छ व्यक्ति को भी जो सो या पीड़ित कर देते हैं। जैसे घरेलू मक्खी या जंतु अपशिष्ट और कचरे पर बैठती हैं, जो उन्हें मौजूद रोगाणु मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठते हैं, तब या जो सो उस पर जीवाणु को फैला देते हैं, और वह जो सो एक स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है, तो वह भी व्यक्ति जो सो पीड़ित हो जाता है उस बीमारी से, जिस बीमारी का वह जो सो जीवाणु होता है। फिर आगे सूक्ष्म जीव के कारण होने वाला रोग, जो सूक्ष्म जीव होता है उसके कारण हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। पहला, हम आए दिन समाचार पत्रों में मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि ये सब बीमारी जो है सो क्या है, सूक्ष्म जीव से द्वारा ही फैलने वाला बीमारी है, और ये सूक्ष्म जीव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मादा एंटीफ्लिज मच्छर, कौन मच्छर, सूक्ष्म जीव जो सो हमें कौन सा मच्छर से होता है, मादा एंटोफ्लिज मच्छर, ठीक है। और मादा एंटोफ्लिज मच्छर जो सो आपको पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में कि कौन सा मच्छर जो सो मलेरिया का कारण है, तो मादा एंटोफ्लिज मच्छर मलेरिया के परजीवी, और प्रोटोजेवा प्लाज्मेटिक मेडिकल, और मादा एडिक्स मच्छर डेंगू को जो सो विषाणु के वाहक है। ये 2 मच्छर हैं जो मलेरिया और जो सो डेंगू के बहुत ज़्यादा जो सो इफेक्ट डालते हैं, और यही जो सो फैला देते हैं। फिर आगे हम इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं एवं वृद्धि करते हैं, इसलिए हमें कहीं जलमग्न होने नहीं देना चाहिए, और साथ ही अपना आसपास स्थानों पर भी स्वच्छ रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जितने भी मच्छर होते हैं वह जल से ही पनपते हैं, तो उन मच्छर को जो सो जल में पनपने नहीं देना चाहिए, कहीं भी जल को जो सो जमा नहीं रखना चाहिए, और जल अगर जमा रहेगा तो वह जो सो उसमें अनेक प्रकार के जो सो मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण हम जो सो उससे इफेक्ट भी हो सकते हैं, आप भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो जल अगर कहीं गंदगी का जल जमा है तो उसे जमा नहीं रहने दीजिए, क्योंकि उसी से मच्छर उत्पन्न हो जाता है, और वह जो सो हमें संक्रमित कर देता है। फिर आगे, क्या आप जानते हैं मलेरिया के उपचार हेतु बनाए जाने वाली दवा जो सो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। एक वृक्ष है सिनकोना वृक्ष, इसके छाल से जो सो मलेरिया की जो सो दवा बनाया जाता है। और दूसरा है गिलोय के पत्ता, जो गिलोय का पत्ता होता है उसके रस में जो सो मलेरिया और डेंगू का बीमारी का इलाज है। उसका रस अगर आप पी लेते हैं तो आपको मलेरिया और डेंगू से जो सो राहत मिल सकता है। इस प्रकार की जो सो आपको दवा है। अब फिर आगे देखिए, कौन सा रोग जो सो सारणी में 3.1 में जो सो देखिए, जंतु एवं रोग उत्पन्न करने वाले जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जो सो सूक्ष्म जीव, कौन से सूक्ष्म जीव है जो जंतु में रोग उत्पन्न कर देता है। तो पहला देखिए मानव रोग, दूसरा है कौन सा है रोग कारण जीवाणु की, कौन सा कारण से जीवाणु है। फिर आगे संचरण तरीका, किसके कारण से हमें जो सो वह बीमारी हुआ है। फिर बचाव के उपाय देखिए, तो पहला देखिए क्षय रोग, खसरा। क्षय रोग के अंदर देखिए क्या क्या जाता है, खसरा देखिए, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब जो सो एक
वायु के माध्यम से जो सो हमें फैलने वाला बीमारी है, वायु माध्यम और जल के माध्यम से। और ये जीवाणु है, वायरस के द्वारा होता है। जैसे देखिए पहला क्षय रोग जो सो जीवाणु के माध्यम से होता है, और खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये जो सो तीनों वायरस के माध्यम से होता है। और संक्रमण का तरीका क्या है, वायु से होता है, वायु के संपर्क में आने पर, और जल से होता है, कौन सा, पोलियो, ठीक है। और बचने का उपाय क्या है, इसके बचाव के उपाय देखिए समझिएगा। रोगी व्यक्ति एक रोगी व्यक्ति एवं उनके उनके व्यक्तिगत वस्तु को अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का ये चारों में से बीमारी अगर किसी प्रकार का हो गया है तो उस व्यक्ति के जो सो नज़दीक ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और उससे जो सो अपने संपर्क को जो सो थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिसके कारण से जो सो आपको भी नहीं फैल पाए। फिर दूसरा कहा जाता है उचित समय पर टीकाकरण लगाना चाहिए, और उसे जो सो उचित समय पर टीकाकरण जो सो लगा देना चाहिए, क्योंकि उस टीकाकरण से उसका उपाय हो जाता है। फिर आगे अगर आपको हैजा या टाइफाइड हो जाता है तो ये बीमारी जो सो दोनों बीमारी जीवाणु से होता है, हैजा या टाइफाइड, या जल या भोजन के द्वारा। दो ही, अगर गंदा भोजन खाते हैं या गंदा जल पीते हैं तो आपको ये बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस बनता है। फिर आगे इसका बचाव के उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का आपकी जो सो इसके बचाव के उपाय है कि आपको अच्छी आदत रखना चाहिए। आप ज़्यादा अपने आप में जो सो स्वच्छ रहें, आप जो सो गंदगी नहीं रहें, तब आपको जो सो ये बीमारी नहीं होगी। फिर दूसरा है भली भांति पक्के भोजन एवं उबला पेयजल को पिएं, और कहा जाता है कि बहुत अच्छे से जो भोजन बना हो और घर का भोजन ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि बाहर का खाना ना खाएं। और आगे बोला जाता है गर्म पानी को पिएं, जिसके कारण से आपको ये बीमारी नहीं होगा, नहीं तो आपका ज़्यादा चांस बनता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे बोला जाता है हेपेटाइटिस ए, जिसे हेपेटाइटिस ए को पीलिया भी कहते हैं। यह जो सो एक वायरस के द्वारा होता है, और ये ज़्यादा जल से होता है, और इसका बचाव का उपाय यही है कि उबले हुए जल को पीना चाहिए, और इसका भी जो सो टीकाकरण हमें लगाना चाहिए। और सही समय पर अगर टीकाकरण हो जाता है तब जो सो इससे हमें जो सो राहत मिल सकता है। फिर अगला लास्ट बीमारी आता है मलेरिया, या जो सो प्रोटोजेवा से होता है, और यह जो सो बीमारी प्रोटोजेवा से होता है, और यह जो सो अधिकतर मच्छर के कारण से होता है मलेरिया। अगर आपको मच्छर काटेगा तो ही होता है, अधिकतर देखा जाता है ऐसा ही केस, ठीक है। फिर आगे बचाव के उपाय देखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जो मच्छरदानी होता है उसका उपयोग करना चाहिए। फिर कुछ समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव एवं मच्छरों का प्रजनन को रोकने के लिए जल जमना नहीं चाहिए, कि जो जल जो सो जमा होता है गंदगी का जल, उसे जमा नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा साफ़ सुथरा करना चाहिए, नहीं तो उससे भी जो सो बहुत से मच्छर जैसे डेंगू के, मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं, और वह जो सो स्वच्छ व्यक्ति को जो सो पीड़ित कर देते हैं अपने वायरस फैलाकर। फिर आगे समझिए जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, कि ये सब तो मनुष्य में उत्पन्न करने वाला जो सो बीमारी था, लेकिन जीवाणु था, लेकिन अब जानवर में भी जो सो बहुत से बीमारी उत्पन्न करने वाला क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है। तो देखिए कहा जाता है जानवर में भी एंथोलिट और लेटावाइटिस वायरस भोवेन्स टीवी आदि बीमारी जानवर में भी सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होता है। एंथोलिट मनुष्य एवं मवेशियों में पाया जाता है, और एक बीमारी ऐसा है जो मनुष्य और मलेशिया जो होता है मलेशियों में उसमें पाया जाता है, जो गाय बकरी को चराते हैं उसे मलेशिया कहते हैं, उसमें भी जो सो पाया जाता है इस प्रकार की बीमारी, और ये वायरस के द्वारा ही, सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है। तो ये सबसे आपको सुरक्षित रहना है। फिर आगे रॉबर्ट कॉच, देखिए रॉबर्ट कॉच ने सन 1876 में बेसिलस एंथोलिट नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथोलिट रोग का कारण है, जो इसका कारण है, इस बीमारी का जो कारण था, जो मलेशियों के द्वारा उत्पन्न होता है, एंथोलिक रोग का कारण था, उसका जो सो जीवाणु का इसका नाम जो सो इन्होंने दिया, उसका बारे में उन्होंने जो सो रिसर्च किया, तब ये जाकर सक्सेस हुए। कब, 1876 ईस्वी में, ठीक है। फिर आगे देखिए पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधे में भी जो सो रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण से पौधे जो सो पूरा तरह से नहीं फल फूल पाते हैं। देखिए कई बार आपने फसलों में रोग लगते हुए देखा होगा, जिससे उनके उपज में कमी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि फसल में जो सो रोग लग जाता है और हो जाता है, और उससे हमारे फसल में कमी आ जाती है।
हमारे फसलों में कमी आ जाती है, और फसलों में हमारे कमी आ जाती है जैसे गन्ने में। ये नीचे दिए गए तालिका में जो सो आप देखिए कि पौधे में या पादप में जो सो किस प्रकार से वायरस फैल जाते हैं, सूक्ष्मजीव जो सो उन्हें बीमारी का शिकार कर देते हैं। जैसे नींबू कैंसर, नींबू में भी कैंसर होता है, और नींबू में आप देखे होंगे कि धब्बा जैसा हो जाता है, वह जो सो उसे जो सो क्या होता है, उसका भी जो सो सूक्ष्मजीव के कारण होता है। गेहूँ में, गेहूँ की जो होता है उसमें भी जो सो कवक जो सो उसे भी वायरस के द्वारा जो सो खराब कर देता है। भिंडी भिंडी का पत्ती में भी वायरस लग के जो सो उसे भी खराब कर देता है, और ये सब जो सो फसल खराब कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संदूषक है, और सूक्ष्मजीव जो है वह खाद्य पदार्थ के संदूषक हैं। आपने जाना कि सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन की गंध, रंग एवं स्वाद परिवर्तन आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह भोजन का संदूषण किस प्रकार करते हैं? क्या भोजन का संदूषण जो है सो या किस प्रकार कर देते हैं, भोजन को खराब किस प्रकार कर देते हैं सूक्ष्मजीव? क्या ये आप बता सकते हैं? नहीं, तो अब आगे समझिए। आपने ऐसे कई चीज़ें जैसे खाई होगी जो महीनों पहले बनी होगी, पर उनका रंग, गंध और स्वाद बिल्कुल ठीक रहता है। आप अपने अपने घर में बनाने वाले खाद्य पदार्थ की सूची बनाइए जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ऐसा पदार्थ आपने देखिए, जैसे कि अब जो पैकेट के कुरकुरे खाते हैं, वो उसमें भी जो सो एक प्रकार का गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण से वह जो सो लंबे समय तक चल पाता है और वह जल्दी खराब नहीं होता है, जिसके कारण से उसका स्वाद और गंध जो सो वह उसमें भी जो सो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जैसा पहले होता है वैसा ही रहता है। फिर आगे सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संरक्षण। सूक्ष्मजीव जो है सो खाद्य पदार्थ के संरक्षक हैं। हम सूक्ष्मजीव से खाद्य पदार्थ के बचाव के लिए कई तरीके अपनाते हैं, कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं उसे हमें खाद्य पदार्थ को जो सो बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थ के संदूषण से बचाव की ये प्रक्रिया खाद्य परीक्षण कहलाता है, और खाद्य पदार्थ को जो सो इस प्रकार बचाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम जो सो क्या करते हैं, खाद्य परीक्षण करते हैं। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए आगे कहा जाता है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के तरीके, किसे बचाने का किस प्रकार तरीका, ये समझिए। जैसे नमक, खाद्य तेल, सोडियम वेंटोनटी, चीनी आदि सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोक देते हैं। जो नमक है, ये सब जो सो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ का तेल, सोडियम वेंटोनटी, ये सब जो सो सूक्ष्मजीव को पनपने से रोक देते हैं, जिसके कारण से हमारे भोजन भी जो सो सुरक्षित रह जाते हैं। फिर आगे कहते हैं नमक के द्वारा परिरक्षण, यानी कि नमक से भी जो सो सूक्ष्मजीव को पनपने से रोका जा सकता है। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में नमक का परिरक्षण बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि बहुत यह कार्यरत भी सिद्ध होता है कि अचार बना रहे हैं आप और मछली उछली रखना है, तो उसे भी जो सो नमक जो सो बहुत लंबे समय तक रख देता है। नमक का यह उपयोगी बहुत किया जाता है। फिर आगे चीनी द्वारा परिवर्तन। चीनी से भी जो सो किसी का जो सो उसे सुरक्षित रख सकते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को। जैसे देखिए चीनी खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को कम कर देता है। चीनी जो होता है वह खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी जो होता है वह कम कर देता है, जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। जैम जेली आदि के परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जो जैम जेली होता है ये सब जीवाणु के द्वारा ही जो सो किया जाता है। फिर आगे हम सिरका द्वारा परिवर्तन, कि तेल और सिरका से भी जो सो किसी पदार्थ को जो सो मतलब उसे जो सुरक्षित रख सकते हैं। ये जीवाणु को मार कर भोजन को सुरक्षित करते हैं। कौन? तेल और सिरका। इस विधि से सब्जी, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है, यानी कि सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला प्रोसेस देखिए, गर्म एवं ठंडा करके परिवर्तन, कि एकाएक गर्म कर देना और ठंडा कर देना, तो यह भी जो सो उसके द्वारा भी जो सो परिवर्तन हो सकता है, यानी कि उसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ है वह खराब नहीं होता है। जैसे देखिए घरों में सब्जी या अन्य कई चीज़ को फ्रिज में रख कर देखा होगा, उन्हें खराब होने से बचता है। अगर उसे ठंडा कर दिया जाता है तो क्या होता है, वह खराब होने से बच जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वह जो सो खराब होने से बच जाता है, क्योंकि एकाएक उसे ठंडा कर दिया जाता है। फिर आगे फ्रिज में कम ताप के कारण सूक्ष्मजीव वृद्धि रुक जाता है, क्योंकि फ्रिज में जो है सो कम तापमान हो जाता है, जिसके कारण से सूक्ष्मजीव का जो सो वृद्धि
रुक जाती है और जिससे जिससे ये भोजन खराब नहीं हो सकते हैं और जिसके कारण से ये भोजन जो सो खराब नहीं होते हैं। इसी कारण से दूध को खराब होने से बचाया जाता है फ्रिज में। इसे उबाला जाता है जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव पहली बात क्या होता है, उसे उबाला जाता है दूध को, जिसके कारण से सूक्ष्म जीव पहले नष्ट हो जाते हैं। अब उसे जो सो बचाने के लिए जो सो क्या किया जाता है, उसे रखा जाता है फ्रिज में, जिसके कारण से वह बढ़िया होता है। क्या आप जानते हैं, फिर आगे बताया जाता है, क्या आप जानते हैं थैलियों या पैकेटों में आने वाली दूध जो आता है वह पृथक्करण से जल्दी खराब नहीं होता है। उसका एक विधि होता है, मेथड, उसे पाश्चुरीकृत करते हैं, जिसके कारण से वह जल्दी खराब नहीं होता है। वह जो दूध होता है वह आपने वह मिल्क देखा होगा या कभी यूज भी किया होगा। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ उस पैकेट दिख रहा है, मिल्क का पैकेट। फिर आगे पाश्चुरीकृत दूध का थैली या जो सो जिस मेथड के द्वारा किया जा रहा है पाश्चुरीकृत दूध का थैली, और इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक जो सो गर्म किया जाता है और 15 से 30 मिनट तक गर्म करने के एकाएक इसे ठंडा कर दिया जाता है। 15-30 मिनट तक जो सो इसे गर्म किया जाता है और फिर एकाएक इसे ठंडा कर दिया जाता है। और इस दूध को बिना उबाले भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे जो सो उबाल कर जो है सो बेचा जाता है। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। अब जो सो भंडारण और पैकिंग के द्वारा भी जो सो परिरक्षण कर सकते हैं। आजकल वायुरोध सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। इस प्रयोग के द्वारा किन्हीं किन्हीं चीज़ों का परिरक्षण किया जाता है, जैसे कि कुरकुरे का चिप्स होता है, उसे क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस और सील करके डाल दिया जाता है, जिसके कारण से वह बहुत दिन तक जो है सो बहुत लंबे समय तक चल जाता है बिना खराब हुए। फिर आगे कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। देखिए नाइट्रोजन चक्र को समझिए कि आखिर नाइट्रोजन चक्र है क्या। नाइट्रोजन चक्र जब आसमान में बिजली चमकती है वायुमंडल में मौजूदा नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देता है और फैक्ट्री या वाहनों में दहन किए जाने वाले फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। ये नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाते हैं। पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में परिवर्तन कर देता है। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं तब इन पौधों को खाने वाले जंतु को मारकर खाते हैं, तो यह प्रोटीन उसके शरीर में चला जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब आसमान में बिजली चमकती है, बारिश का समय होता है और वायुमंडल में मौजूदा नाइट्रोजन होता है, तो उसे ऑक्साइड में चेंज होता है और इस प्रकार से वह नाइट्रोजन जो सो पेड़ पौधे में चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ से जो सो वह पेड़ पौधे में चला जाता है और जब जंतु उसे खाते हैं पेड़ पौधे को, तो वह नाइट्रोजन वह जो सो जीवाणु को पहले मार देते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं। अब फिर आगे देखते हैं। जब पौधा एवं जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है और जब पौधा और जंतु जब टूट जाते हैं, मर जाते हैं, तब जो सो वह टूट कर जो सो अमोनिया में बदल जाता है और यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाता है। और नाइट्रोजन जीवाणु इस अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और नाइट्रोजन जीवाणु जो होते हैं इस प्रक्रिया को जो सो अमोनीकरण में बदल देते हैं। ठीक है, और बदल देते हैं और यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहला जाता है और यह प्रक्रिया जो सो नाइट्रीकरण कहला देता है और यह नाइट्रेट या हुमस में संरक्षित हो जाता है और यह जल द्वारा बहा दिया जाता है। कभी कभी ये द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में वापस चला जाता है और यह प्रक्रिया अनाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन कर संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र करते हैं और इस प्रकार से जो सो नाइट्रोजन चक्र जो सो पूरा तरह से समाप्त होता है। जिस प्रकार नाइट्रोजन चक्र होता है उसी प्रकार जो सो सभी प्रकार के अन्य जीव जंतु जो सो उसे ग्रहण करके जो सो अपने में जो सो प्रोटीन को प्रचुर मात्रा में लेते हैं और इस प्रकार यह अध्याय भी जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो जो सो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।